सबका वंदन है, अभिनंदन है आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि रविवार का दिन विशेष हमारा है, डॉक्टर कनिष्का सिंह जी आपको फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित जानकारियां देते हैं। आज के इस विशेष सत्र में आप ऊपर लिखा हुआ सब्जेक्ट इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में जानेंगे। प्यारे साथियों, मेरा विनम्र निवेदन है, जब आप सुन रहे होते हैं उस दौरान अपने नोट्स बनाएं, उन जानकारियों को लिख लें, डायरी मेंटेन करें ताकि आपको आने वाले समय में जिन भी चीज़ों की जानकारी चाहिए वो आपके पास उपलब्ध हो। या फिर आप हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसको बार बार जाकर के देख सकते हैं, उससे भी आपको वो जो चीज़ें हैं वो मेमोरी आपकी रिकॉल हो जाएगी। जो साथी कोई प्रश्न करना निवेदन है कि वो लिखित रूप में चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप कार्यक्रम के अंत में सीट के लिए रिक्वेस्ट करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कनिष्का सिंह को कि वो आए और आज के सत्र को एक छोटा सा परिचय, जो नए साथी आज जुड़े हैं। डॉक्टर कनिष्का सिंह आप पीएचडी हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन में, वर्तमान समय में एज ए प्रोफेसर सेवाएं दे रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं और पुरुषों की यौन हेल्थ को लेकर के एकमात्र महिला डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आप भारत में हैं। इसके साथ साथ आप रिसर्च के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते रहते हैं और काफी सारे हुए हैं जिन पर आपने बहुत सारी जो आज के समय में जो ज्वलंत विषय हैं उनके ऊपर रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होते हैं। और बहुत हूँ, बहुत ही गुणी और बहुत ही विदुषी महिला है। बहुत बहुत अभिनंदन है मैडम आपका आज के इस वर्चुअल। माइक ओवर टू यू डॉक्टर कनिष्का सिंह। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जैसा कि आज का टॉपिक है क्लाइमेट के ऊपर है, न्यूट्रिशन के ऊपर है और एनवायरनमेंट के ऊपर है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार मुझे चेक करके बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आवाज नहीं आ रही। क्लियर, अच्छे से आ रही है जी जी। आज का टॉपिक विशेष है, सभी के लिए है। और जो यहाँ पे मंच से जुड़े हैं, चाहे वो जनरल लोग हों, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों, और चाहे वो किसान हो, क्योंकि हर कोई जो है भोजन से संबंध रखता है। हर कोई, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। तो आज का टॉपिक जो है सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम इसे कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम साइंटिफिक ना रख के एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे टॉपिक ये सेशन रखें। आज का टॉपिक है इफेक्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन, यानी कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसका प्रभाव और उसका संबंध हमारे पोषण से कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ जनरल चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज, जब हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं या एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट का जो रेफरेंस होता है, जिस रेफरेंस से हम उसको समझ सकते हैं, यानी कि एक शब्द को जब हम किसी परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो उसके कई एंगल्स, कई परिप्रेक्ष्य में हम उसको समझ सकते हैं। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि लोगों से या चीजों से जो हम इंटरेक्ट करते हैं वो एनवायरनमेंट। हमारा व्यवहार, हमारा विचार जो है सोशल एनवायरनमेंट में आता है। और उस सोशल एनवायरनमेंट से संबंधित जो हमारी क्रियाकलाप होते हैं वो भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। इसके अलावा एक एनवायरनमेंट हमारा लैंड से रिलेटेड है, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, वेदर, क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें जो है हमारी, चाहे एग्रीकल्चर लैंड वाला बिहेवियर हो, यानी कि जब हम सॉइल से रिलेटेड, खेतों से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड बात करते हैं, पर्यावरण
की आबो हवा से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड बात करते हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट में होता है। हमारा जल भूमि जीवन जो है, मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, या जमीन पे रहने वाले जीव जंतु हैं, या पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पानी के हों और पहाड़ों के हों या जमीन के हों, कहीं कहीं के भी, वो हमारा एनवायरनमेंट आता है। अ, तो दोनों तरीके के जो एनवायरनमेंट होते हैं, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट और ये जो एनवायरनमेंट है, ये दोनों का जो इंटरेक्शन है, ये हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, यानी कि ओवरऑल पर्यावरण हमारा क्रिएट करता है। क्योंकि जब हम ह्यूमंस होते हैं, हम सभी ह्यूमंस हैं, वो हम एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करेंगे, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का जब हम करते हैं तो एक सिस्टम क्रिएट होता है, जिसे हम हमारी हमारे जैसे और लोग जो हैं, और ह्यूमन बींग्स जो हैं, और मानव जो हैं, वो भी, उनकी भी जरूरतें सिमिलर जैसी जब होती हैं, तो वो एक सिस्टम क्रिएट करती हैं। जब हम खाद्य की बात करते हैं, यानी कि बेसिक नीड्स की बात करते हैं हम अगर, तो ह्यूमन की दो बेसिक नीड होती हैं। एक सबसे बेसिक नीड होती है आपकी आपका हंगर, यानी कि आपकी भूख, जो आपके शरीर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके पोषण के लिए बहुत जरूरी होती है। और दूसरी बेसिक नीड होती है आपका संभोग, यानी कि सेक्स। वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए, आपकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होती है। अब जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण इन दोनों बेसिक नीड्स को प्रभावित करता है, यानी कि आपके खाने को भी, और आपकी जो सेक्सुअल एस्पेक्ट है उसको भी। आज के विषय में हम स्पेसिफिकली फूड वाले एंगल से बात करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप नोटिस करें कि एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फूड को चेंज कर रही हैं। आपके फूड जहाँ चेंज होगा, तो आपकी बाकी सारी चीजें जो है चेंज हो जाती हैं। और आज का विषय ये इसीलिए भी ये चुना गया क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो 5 जून को तो मेरा सेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये सेशन जो है आज डिजाइन किया गया है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि तापमान बहुत बढ़ रहा है, और तापमान के साथ साथ आप न्यूज में भी सुन सकते हैं कि जहाँ बारिशें नहीं आती थी वहां बहुत बारिश आ रही है, जहाँ बारिश आती थी अब वहां बारिश नहीं पड़ रही है। टेम्परेचर जो है, अगर आप 45 डिग्री है तो 48 डिग्री फील हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा वाटर टेबल बहुत डाउन जा चुकी है, यानी कि आपकी जो वाटर फुटप्रिंट है, अ, वो अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा, कुछ क्रॉप्स का ज्यादा है जिनका कंजम्पशन भी ज्यादा है। अब वाटर फुटप्रिंट या कार्बन फुटप्रिंट जैसे साइंटिफिक टर्म जो है आम लोगों को इतना समझ नहीं आएंगे, तो पहले बेसिक एंगल से समझते हैं कि जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो, क्योंकि जमीन से जो उपजी हुई चीज है वो ही हम ज्यादातर भोजन के उस तौर पे ग्रहण करते हैं। ठीक है। और जमीन से उपजी हुई चीज क्या, आप जानवरों को भी देख लीजिए, हमारे भोजन में दो तरीके की चीजें हैं। एक जो प्लांट बेस्ड है, यानी कि हमें प्लांट से या प्लांट प्रोडक्ट से मिलती हैं, जैसे फल सब्जी, या जैसे तेल तिलहन। ठीक है, ये सब क्या है, ये प्लांट प्रोडक्ट हैं। और इसके अलावा जो हमारे कपड़े भी हैं, वो भी ज्यादातर या तो प्लांट बेस्ड हैं या एनिमल बेस्ड है। हाँ, सिंथेटिक कपड़े या कमर्शियल फैब्रिक्स जो हैं वो भी मार्केट में बाद में आ गए हैं, लेकिन पहले हमारे वही थे। लेकिन फूड में तो हम कमर्शियल मटेरियल्स यूज नहीं कर सकते, कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर सकते, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन नहीं करते। तो ज्यादातर हमारे या तो प्लांट बेस्ड हैं या एनिमल बेस्ड है, यानी कि जानवरों से बने हुए, जैसे आपका दूध, दही, मीट, मांस, मछली, अंडा, ये जो है ये हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो एनिमल भी आपका एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होगा, क्योंकि वो जो खा रहा है या तो दूसरा जानवर खा रहा है, या वो घास या जो प्लांट बेस्ड फूड है
वो खा रहा है, यानी कि घास है, फल है, या कुछ भी ऐसी चीज। तो एनिमल भी अगेन डिपेंडेंट दो ही सोर्सेज पे है, प्लांट और एनिमल सोर्स पे। आपकी जो फूड है वो दोनों तरह से, यानी कि आप डायरेक्टली प्लांट सोर्स से अगर खा रहे हैं तो भी आपके एनवायरनमेंट से इफेक्ट होगा, क्योंकि वो प्लांट जो है जमीन में लगा हुआ है, उसे हवा पानी सब लग रहा है, उससे वो प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अगर आप जानवर वाला जो फूड है, यानी कि एनिमल फूड जो है, वो किसी भी तरह से कंज्यूम करते हैं तो भी आप उससे इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो है वो जानवर को इफेक्ट करेगा, और वो अफेक्टेड जानवर वो आप खाते हैं, या तो वो उसका जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी में फूड के थ्रू आता है। तो जो फूड साइकिल है, ठीक है, वो पहले से ज्यादा प्रभावित हो गई है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसका पर्यावरण पे प्रभाव क्या हो रहा है। अब जैसा प्रभाव जैसा कंजम्पशन होगा उसी हिसाब से आपका जो पर्यावरण है उस पे आपका आप प्रभाव छोड़ोगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि न्यूट्रिशन से क्या ही प्रभाव होगा, अरे न्यूट्रिशन तो डाइट प्लानिंग है, लेकिन ये समझिए कि जो आपकी प्लेट में खाना आ रहा है वो बड़े पैमाने पे पर्यावरण को अफेक्ट कर रहा है, और वो अफेक्टेड पर्यावरण से ही फिर आप दोबारा उसी साइकिल से आपके पास आ रहा है। अब जो एनवायरनमेंट है उसमें कई सारे चीजें होती हैं जो कि आपके फूड को या आपके जो खाना है जब वो लैंड में होता है, ठीक है, यानी कि अभी वो आपकी प्लेट में भोजन बन के नहीं आया है, वो क्रॉप के तौर पे है, ठीक है, तो उसे प्रभावित करती है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सॉइल की क्वालिटी। सॉइल की क्वालिटी जो है इतनी ज्यादा डिग्रेड हो गई है, आप कहीं भी लगा लीजिए सॉइल की क्वालिटी का इशू इतना ज्यादा आने लग गया है कि हर जगह, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, यानी कि सॉइल का क्वालिटी अपग्रेड करना अपने आप में बहुत चैलेंज हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि पहली चीज तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं बची है, जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी उस पे कंस्ट्रक्शन हो गया है। यानी कि लैंड दो तरीके की होती है, सॉरी तीन तरीके की। एक लैंड होती है बैरन लैंड, उस पर कुछ भी इस्तेमाल लगाया नहीं जा सकता, वो फर्टाइल नहीं होती, उसकी जो फर्टिलिटी क्वालिटी है वो बहुत ऑलमोस्ट जीरो होती है। एक होती है सेमी फर्टाइल, जिसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है और उसे टेक्निकल मेथड से, फार्मिंग मेथड से, किसी और मेथड से जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक होती है पूरी तरह से फर्टाइल लैंड, ठीक है, ये हमारे स्कूल में चैप्टर सॉइल क्वालिटी का पढ़ाया जाता रहा है। तो कई कुछ मिट्टी और डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी उसका उसमें उगने वाली जो फसल है उसमें वो पोषक तत्व आता है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसकी जो क्रॉप की क्वालिटी होती है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो होती है, जो हम कहते हैं कि अरे भाई जो है दालें जो है प्रोटीन में रिच हैं। अरे प्रोटीन में रिच कैसे हैं, क्योंकि वो जो बना रही हैं वो जमीन से ही तो आ रहा है। वो उसको वो आपके जो मिलेट्स हैं वो आयरन रिच हैं या फॉस्फोरस रिच हैं, वो कहाँ से मिल रहा है उनको, ठीक है, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो जमीन से ले रहे हैं। अब जमीन में नहीं है, जो भी जमीन में होगा वो उनके अंदर आ जाएगा। और जमीन में अगर कुछ नहीं होगा तो उनके अंदर भी कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ एक लो क्वालिटी फूड आप कंज्यूम करोगे, देखने में आपको लगेगा नहीं हाँ ठीक है। तो सॉइल क्वालिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है पानी। पानी और पानी का क्वालिटी डिपेंड करता डिसाइड करता है, क्योंकि बिना मॉइस्चर के आपका जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं करेगा। वो मॉइस्चर हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, यानी कि वाटर अगर कहें तो थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा होगा, मॉइस्चर जो है क्वांटिटी में कम होता है, ठीक है, और डिपेंड करता है, कोई क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है, किसी क्रॉप को कम पानी चाहिए होता है। तो ये जो
तो अगर जो मैंने वर्ड यूज किया था वाटर फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि एक क्रॉप को उगने में, एक फसल को उगने में, उसको प्रॉपरली ग्रो होने में हेल्दी वे में उसको कितना पानी चाहिए, कितना लीटर पानी एक फसल इस्तेमाल करती है अपने आप को ग्रो करने के लिए, उसे हम वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। कुछ फसलें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं, कुछ फसलें कम पानी इस्तेमाल करती हैं। तो कम पानी में भी उनको उगाया जा सकता है। वो ज्यादा अकॉर्डिंगली उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो वेरी भी करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको कि पहले हमारे भारत में ये गेहूं नहीं खाया जाता था। गेहूं जो है एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता था धान और आपके पक्के अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, और जितने आप आज की तारीख में मिलेट्स कहते हैं ना, फॉक्स मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स, ये सब खाए जाते थे। ये गेहूं नहीं खाया जाता था। ये बाद में कई सदियों पहले इंपोर्ट हुआ साउथ एशियन बेल्ट में, धीरे धीरे, क्योंकि इसको उगाना आसान था और इसके आटा इसका सफेद हुआ करता था, ठीक है, ज्यादा लचीला आटा था। इस तरह से फूड कल्चर जो है चेंज हुआ धीरे धीरे, इन्फ्लुएंस होके ये जो हमारा फूड कल्चर है वो आज की तारीख में ऐसा चेंज हो गया। तो आज की तारीख में देखिएगा कि हर कोई घर में गेहूं का आटा खाया जाता है। कुछ लोगों को तो ये बच्चों को ये भी नहीं पता कि गेहूं के आटे के अलावा भी कोई आटा हुआ करता है। तो जब उनको, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग वैसी है। तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें इन रिलेशन टू एनवायरमेंट, तो गेहूं जो है सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करने वाला, यानी कि हाई वाटर फुटप्रिंट वाली क्रॉप है। दूसरे हाई वाटर फुटप्रिंट की क्रॉप है आपकी राइस। इनका जो कंजम्पशन है जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो वाटर अवेलेबिलिटी है सॉइल में उतनी ज्यादा कम होगी, यानी पहले से ही वाटर टेबल आपकी लो है। जैसे जैसे आपकी वीट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन के लिए अभी आप गेहूं लगाएंगे तो लैंड में तो वाटर टेबल लो है, तो इरिगेशन की जो डिमांड है, जो नीड है, उसको मीटअप करने के लिए आप क्या, ज्यादातर किसान क्या करते हैं, किसानों के लिए एक प्रॉब्लम आता है इरिगेशन का सबसे ज्यादा, तो क्या है, ट्रीटेड वाटर यूज करते हैं। या फिर जो आज आप देखेंगे कि जो किसानों को या खेतों में जो पानी जा रहा है वो इंडस्ट्रियल वाटर से अफेक्टेड वाटर है, यानी कि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो उस पानी में मिलाया जा रहा है, वो पानी जो है खेतों में चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर का क्वालिटी खराब होने की वजह से या उसमें मिनरल का क्वालिटी खराब होने की वजह से वो सॉइल क्वालिटी खराब करता है और अल्टीमेटली आपकी जो क्रॉप क्वालिटी है, क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको खराब करता है। और वही खराब क्वालिटी का वीट या जो भी क्रॉप है आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप कभी भी नोटिस करें, सब्जियां लाते हैं आप, वो सब्जियां जो पहले 4 दिन चलती थी अब वो 2 दिन भी ठीक से चल जाए तो बात है। इसके अलावा कच्ची सब्जियां को पकाने के लिए भी आपको इंजेक्शन देना पड़ रहा है आज की तारीख में, उसमें कलर लगाने पड़ रहे हैं। यह तमाम तरीके की और जो है माल प्रैक्टिसेस जो हैं आपके फार्मर्स या सप्लायर्स यूज कर रहे हैं टू मीट अप द डिमांड, जिसकी वजह से ये सारा क्यों हो रहा है, ये सारा इसलिए हो रहा है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस है, जिसकी वजह से आपका जो फूड साइकिल है, जो फूड चेन है वो अफेक्टेड है। अब एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज की तारीख में आ रहा है एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, वो है जीन या डीएनए मॉडिफिकेशन। ये इतना ज्यादा डेंजरस है। आप देखें कि जब आपके जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं उनमें बाय बर्थ ही डिफेक्ट, बाय बर्थ ही इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कारण ये है कि जो क्रॉप क्वालिटी है
तो आप इनटेक जो आप करते हैं, फूड इनटेक आप करते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से करें, चाहे वो रॉ फूड खा रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस फूड खा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हो। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में जैसे आपकी ब्रेड हो गई, जितने कुकीज हो गई, जितनी भी चीजें जो हैं आपकी अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, उनका हाई कंजम्पशन है। और ज्यादातर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वीट बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में है, ठीक है। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि क्रॉप के अंदर, क्रॉप के जो जीन्स हैं वो मॉडिफाइड हैं, वो डैमेज्ड हैं, उनका जो प्रोटीन क्वालिटी है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, वो चेंज है। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जब क्रॉप में प्रोटीन सीक्वेंसिंग चेंज हो रहा है, क्रॉप में डीएनए सीक्वेंसिंग उसकी जो है वो चेंज हो रही है, तो आपको कैसी क्रॉप मिल रही है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मिल रही है, यानी कि उसके जीन में, जीन मेकअप में चेंज क्रॉप मिल रही है। अब वो क्रॉप जो है अल्टीमेटली आपकी प्लेट तक पहुंचती है। तो आप कितनी भी डाइट प्लानिंग कर लें, कितनी भी प्लेट में आपकी डाइटिशियन से आप लिखवा लें, अगर आपकी क्रॉप अच्छी नहीं है, अच्छा क्वालिटी का फूड नहीं खा पा रहे हैं आप, तो कितनी भी अच्छी डाइट की प्लानिंग आपकी हो जाए, आप अपनी हेल्थ को कभी अचीव कर ही नहीं सकते। इसके अलावा बहुत सारे लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते रहते हैं, खासकर कि ये जो मैंने बताया वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या और भी प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारे प्रिजर्व प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वजह से भी, तो उनकी वजह से भी उनका जो जीन है वो चेंज होने की कंडीशन आ गया है, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो बहुत कॉमन फैक्टर है जो आपके एनवायरनमेंट को चेंज करता है वो है कंजम्पशन बिहेवियर। यानी कि जिस तरह से आप कंजम्पशन पैटर्न को रखेंगे उसी हिसाब से एनवायरनमेंट में चीजें बदलेंगी। आप कितने भी बातें कर लीजिए, लेकिन घूम फिर के आपको मार्केट में जा रहे हैं, आप वही प्रोडक्ट, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स को आप खरीदोगे। जैसे एक बार मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गई थी, देवर टॉक, वो बात कर रहे थे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर, लेकिन हमारी सबकी टेबल पे वो प्लास्टिक की पेट बॉटल्स का पानी रखा, यानी कि वो बात चर्चा कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, बट उनका जो बिहेवियर है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो वही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। उन्होंने हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको गिफ्ट्स में गमले दिए, लेकिन उन गमलों का क्या फायदा जब आप वाटर जो है, जो सर्विंग वाटर है, जो बेसिक है, पानी हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन दे वर सर्विंग पेट बॉटल्स। अब ये प्लास्टिक की बॉटल्स, आपको सबको पता है कि इनका डिग्रेडेशन जो टेन्योर है वो बहुत ज़्यादा है, वो डिग्रेड नहीं होती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि एनवायरनमेंट का जो प्लास्टिक है एनवायरनमेंट में, ये इतना ज़्यादा जा रहा है कि जो नवजात शिशु है उसकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। बच्चे की बॉडी में इनबिल्ट ही पैदा होने के टाइम पे ही उसकी बॉडी में प्लास्टिक के जो है माइक्रोप्लास्टिक का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो आगे जब वो ऐसा बच्चा बड़ा होगा या उसका आगे जाके जो फूड बिहेवियर होगा वो कितना डैमेज होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी के सवाल हैं तो आप वो बिल्कुल पूछ सकता है बीच बीच में। एक इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फूड कंजम्पशन। आप फूड वेस्टेज ना करें, ठीक है। जितना ज़रूरी हो उतना ही कंज्यूम करें। वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड की प्रोसेसिंग ना करें, मतलब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केट में आए ही क्यों, क्योंकि आपको उस तरीके की डिमांड क्रिएट करें। आपको ये बताया कि नहीं ये खा लो, इससे आपकी जो है हेल्थ ईजी हो जाएगी। हमने जब से अपनी लाइफस्टाइल में लग्जरी ढूंढनी शुरू कर दी है, तब से हमारे
जो कंजम्पशन है, फूड साइकिल है, फूड बिहेवियर उतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि अब हमारी जो एनवायरनमेंट है वो हमको अफेक्ट करने लगी है। इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रिसाइकलेबल चीज़ों को यूज़ करें, यानी कि जो चीज़ रिसाइकिल हो सकती हैं, ठीक है, उनको आप रिसाइकिल करें, चाहे वो फूड का कैसा भी वेस्ट हो, क्योंकि फूड एक जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ हैं, फ्यूल्स हैं, उनको हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और नए तरीके के जो आप फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उससे सॉइल की क्वालिटी जो इम्प्रूव नहीं होती, अल्टीमेटली खराब होती है। इसके अलावा प्लांटेशन तो सभी करते हैं, लेकिन प्लांटेशन के बाद उनको पानी कोई नहीं देता प्लांट्स को, ठीक है, कितनी भी छोटी जगह हो, यू कैन प्लांट सम ऑफ द अदर बेसिक क्रॉप्स या बेसिक फूड आइटम, छोटी छोटी चीज़ें आप जिनको बहुत ज़्यादा डीप रूटिंग की जिनमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे धनिया पुदीना हो गया, वो आप अपने घरों में उगा सकते हैं। बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें जो है आपको हेल्दी मिलेगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है वाटर। वाटर हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, वाटर क्रॉप्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो क्रॉप्स का वाटर फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग जानना चाहते हैं थोड़ा इस विषय के बारे में, वो बाद में मुझसे संपर्क कर सकते हैं या हमारा एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं, एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन का। तो जो क्रॉप्स ज़्यादा वाटर फुटप्रिंट, हाई वाटर फुटप्रिंट वाली हैं, उनका कंजम्पशन कम करते करते बंद कर एकदम कुछ नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रॉप वाटर लेगी उतना ही अकॉर्डिंगली वाटर स्कैर्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं एनवायरनमेंट में हीट जो बढ़ रही है वो उसका एक मुख्य कारण है कि जो हमारे आसपास की जो वाटर टेबल्स हैं वो जो है नीचे जा चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हम एवापोरेशन और कंडेंसेशन और फिर रेनिंग ये सब पढ़ते थे, ये सब जो है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल हीट जो है बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़, ऐसे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करें, ऐसे मटेरियल्स का कंजम्पशन कम करें जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे खाने से आती हैं, जैसे कि आपके पैकिंग, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पैकिंग मटीरियल आप देखेंगे, कई कंपनीज जो हैं इतना ज़्यादा पैकिंग मटीरियल यूज़ करती हैं, ठीक है, और फिर अपने प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाती हैं। और एक ख़ास बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि इसमें इन पैकिंग मटीरियल्स में आजकल लोगों ने बहुत ट्रेंड चला दिया है कि प्रोडक्ट को मंगवाते हैं फिर उसको वापस भेज देते हैं, ठीक है, तो ये बार बार ये जो साइकिल है प्रोडक्ट को मंगवाने की फिर भेजने की, इन सब में बहुत सारा मटेरियल जो है वेस्ट होता है। ये मटेरियल जो है ये कहीं नहीं जाता, ये आपका लैंडफिल्स में जाता है, जिसकी वजह से घूम फिर के एनवायरनमेंट और सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी खराब है। इसके अलावा एक जो चीज़ हमारी फूड को इफेक्ट करती है वो है आपकी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़। देखिए, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जब स्प्रे करे जाते हैं तो वो ये क्रॉप्स की जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे बचाव करते हैं, पेस्ट होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, जो चूहे खा जाते हैं क्रॉप्स को, उनसे बचाव करते हैं, तमाम तरीके की और बीमारियों से बचाव करते हैं। बट एक बात समझिए कि वो पानी में घुल के ज़मीन में चले जाते हैं, ठीक है, कई बार वो एक पतली सी लेयर बना लेते हैं इसके ऊपर, प्लांट के क्रॉप के ऊपर, जो आपको दिखती नहीं है। अब जो दिखती नहीं है तो प्रोसेसिंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे अल्टीमेटली जो फूड बनता है वो आपके खाने तक, आपकी प्लेट तक होता है।
उनको किसी भी तरह से निकाला नहीं जा सकता, या उनको निकालने के लिए भी चाहे आप कितना भी वॉश आउट कर लें 2 बार 3 बार, उनको निकालना पूरी तरह से बड़ा दिक्कत करता है। धीरे धीरे करके वो आपकी बॉडी में तो खाने के थ्रू आ जाती हैं, तो आपको तमाम तरीके के पेट में इरिटेशन पैदा करती हैं, इरिटेबल बोल सिंड्रोम जैसी समस्याएं पैदा करती हैं, एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा करती हैं, आपके स्किन में चेंजेस लेके आती हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज लेके आती हैं, और तमाम तरीके की चीज़ों में चेंज लेके आती हैं। मेरे पास एक केस आया था एक बच्ची का, जो कि जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा उसकी डिस्टर्ब थी। तो मैंने पूछा कि बेटा तुम क्या खाती हो, दूध पीती हो, कितना पीती हो, खाने में क्या क्या खाती हो। उसकी फूड हिस्ट्री में मुझे पता चला कि वो दूध इतना पसंद करती थी कि दिन में खाने की जगह वो दूध उसने रिप्लेस कर देना, यानी कि मिल्क को उसने फूड रिप्लेसमेंट के तौर पे और क्या नाम है इस्तेमाल करने लगी थी। और मिल्क जो है, अगर हम मेडिकली बात करें या साइंटिफिकली बात करें, तो ह्यूमंस को मिल्क कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। ये तो आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि जो दूध है उसको किसी किसी कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं औषधीय तौर पे, लेकिन रेगुलर डाइट में वे में उसका कंजम्पशन जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में वो उतना इफेक्ट अच्छा नहीं देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो मिल्क की एक लिमिट है। ठीक है, आप उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको समस्या आएगी ही। और फीमेल्स में ज़्यादातर मिल्क का कंजम्पशन जो है किया जाता है। उस बच्ची को पीएमएस के इश्यूज थे, उस बच्ची को मेंस्ट्रुअल इश्यूज थे बिकॉज ऑफ हाई मिल्क कंजम्पशन। और क्योंकि ये मिल्क कंजम्पशन की वजह से क्योंकि जानवरों को मिल्क प्रोड्यूस करवाने के लिए भी जो है इंजेक्शन दिया जाता है। एक सिंपल सी बात है, मिल्क जो है एक हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चाहे वो जो मानव स्त्री हो, चाहे वो जानवर में मादा हो, तो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हार्मोन बेस्ड होता है। हार्मोन के बदलने से वो मिल्क आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा या प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो आप जानवरों को डिमांड मीटअप करने के लिए क्या करते हैं, आपको हार्मोन के इंजेक्शन जो है उनको लगाए जाते हैं, और वही हार्मोन जो है मिक्स होके आपके मिल्क में पहुंचता है और उसको ही आपके प्लेट तक पहुंचता है, जिसकी वजह से अगेन जो फीमेल्स हैं उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हार्मोनल इश्यूज जो हैं फीमेल्स आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रॉप्स में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ज़्यादातर जो है एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं क्रॉप्स में, आप कभी भी देखिए। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन एस्ट्रोजन का इंजेक्शन बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल सिस्टम में चेंज आता है। अगेन आप आपकी डाइट प्लानिंग जो है आपको रिजल्ट नहीं देती है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में हीट है, अभी एनवायरनमेंट में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हीट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो क्रॉप का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। क्रॉप की जो लाइफ है वो ख़राब हो रही है, उस क्रॉप से मिलने वाले प्रोडक्ट जो है उसका जो शेल्फ लाइफ है वो ख़राब हो रहा है। अल्टीमेटली जब तक आपके पास पहुंचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके ख़राब स्थिति में पहुंचता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको आपके न्यूट्रिशन को चेंज कर रहे हैं। आपकी खास करके ये जो क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंट चेंज है, ये किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है आपकी